हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बायोकेमिस्ट्री के एमसीक्यू डिस्कस करूंगा जो सीयूटी पीजी जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस एंड बायोकेमिस्ट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम एक प्रॉपर लेक्चर सीरीज चलाऊंगा जिसमें हम लगातार बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उसके बाद अदर टॉपिक्स उठाऊंगा, तो लगातार यहाँ पर हम क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। तो जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इफ़ द अमाइनो एसिड नेट चार्ज जीरो इज कॉल्ड। देखो, जब नेट चार्ज जीरो होता है उसे बोला जाता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वह पॉइंट होता है जिस पर नेट चार्ज जीरो होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हाइपोथेटिकली मान के चलूँ, हम न्यूट्रल पीएच लेके चल रहे हैं। वैसे अमाइनो एसिड का न्यूट्रल पीएच 7 होता नहीं है, लेकिन हम न्यूट्रल पीएच 7 लेके चल रहा हूँ तो हम डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया कि जब हम न्यूट्रल पीएच पर बात करेंगे तो ये जैसे कि ये होगा, ये अल्फा कार्बन है, COO नेगेटिव, यहाँ पर H और यहाँ पर एलिफेटिक R चैन होगी। तो देखो, चार्ज तो है माइनस प्लस, लेकिन अगर हम नेट चार्ज की बात करूँ तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, तो नेट चार्ज क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो एट अ न्यूट्रल पीएच, at that pH where the net charge will zero is called a isoelectric point। ठीक है, जिसे बोलते हैं PI वैल्यू। ओके, तो समझ गए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वह पॉइंट है जहाँ पर अमाइनो एसिड का नेट चार्ज, या वह पीएच जहाँ पर अमाइनो एसिड का नेट चार्ज जीरो होता है, उसे क्या बोला जाता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एन लिंक्ड पॉलीसेकेराइड आर अटैच टू। ये जब तुम पढ़ते हो तो इसको सेल बायोलॉजी में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर एस्पराजीन जो है वहाँ पर क्या होता है, एन लिंक्ड पॉलीसेकेराइड, जो एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होता है वो एस्पराजीन पर होता है। अब भाई हम बात करेंगे ओ लिंक्ड कहाँ पर होता है, तो ओ लिंक्ड जो होता है वो सेरीन और थ्रियोनिन पर होता है। ठीक है, सेरीन और थ्रियोनिन पे क्या होता है, ओ लिंक्ड होता है, और एन लिंक्ड किस पे होता है, एस्पराजीन पर होता है। ठीक, और ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। जो एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन है वो कहाँ पर स्टार्ट होता है, कहाँ पर कंप्लीट होता है। ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन है, कहाँ पर स्टार्ट होता है और कहाँ पर इसका एंड होता है, कमेंट बॉक्स में बताना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूंगा, अपॉन इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम व्हाट चेंज अकर इन काइनेटिक बिहेवियर। ठीक है, अगर कोई एंजाइम इमोबिलाइज हो जाए तो क्या होगा, काइनेटिक बिहेवियर में क्या चेंज आएगा। देखो, जैसे कि जब हम बात करते हैं कॉम्पिटेटिव इनिबिशन की, नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन की, अनकॉम्पिटेटिव इनिबिशन की, तो यहाँ पर देखते हैं एंजाइम के साथ हमारा इनिबिटर बाइंड करता है। एंजाइम के साथ जब इनिबिटर बाइंड करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाता है, Km इंक्रीज करता है। अब यहाँ पर बोला है कि एंजाइम अगर इमोबिलाइज हो रहा है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, वहाँ पर एंजाइम अगर इमोबिलाइज हो रहा है दैट मीन्स Km वहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। क्या होगा, Km इंक्रीज करेगा। तो राइट आंसर क्या है, ए। Km क्या बताता है, Km बताता है एंजाइम और सबस्ट्रेट की एफिनिटी। अगर Km की वैल्यू क्या है, लो है, दैट मीन्स वो जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के साथ एफिनिटली बाइंड है। अगर Km की वैल्यू इंक्रीज कर रही है दैट मीन्स एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ एफिनिटली बाइंड नहीं है और वो इमोबिलाइज है। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इफ इनिबिटर आई, जिसे इनिबिटर को यहाँ पर आई से रिप्रेजेंट किया गया, आई बाइंड ओनली आफ्टर एस। सिर्फ कब बाइंड कर रहा है आई, जब एस हमारा एंजाइम के साथ बाइंड कर जा रहा है तब हमारा इनहिबिटर बाइंड कर रहा है। तो आई विल बी, तो इनहिबिटर किस टाइप का होगा, इनहिबिशन किस टाइप का होगा, नॉन कॉम्पिटेटिव, कॉम्पिटेटिव, अनकॉम्पिटेटिव। जैसे कि हम बता चुके हैं E प्लस एस, तो इनहिबिटर यहाँ पर क्या होता है, पहले ही बाइंड कर जाता है, तो यहाँ पर EI कॉम्प्लेक्स बनता है, इसीलिए सबस्ट्रेट के साथ ये आई कंपटीशन करता है, इसीलिए इसको बोला गया कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। ठीक है, तो यहाँ पर इसके जो क्वेश्चन बोला गया है, इफ आई बाइंड्स ओनली आफ्टर एस, जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर जाए तब आई बाइंड हो, उस टाइप का पूछा है, तो कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन तो होगा नहीं अकॉर्डिंग टू दिस। नॉन कॉम्पिटेटिव, अब हम देखो डायग्राम के अकॉर्डिंग तुमको समझाने करेंगे। अनकॉम्पिटेटिव में देखो बोला गया है E प्लस एस हो गया, E प्लस
एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। अब देखो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया आफ्टर एस ही यहाँ पर क्या बाइंड कर रहा है, इनहिबिटर। तो ये किस कंडीशन में होता है, अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिशन में होता है। और मिक्स्ड या नॉन कॉम्पिटेटिव में क्या होता है, वो इसके भी साथ बाइंड कर सकता है और इसके साथ भी बाइंड कर सकता है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस द राइट आंसर विल बी सी। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर फॉर सैचुरेटेड फैटी एसिड इज लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, शॉर्ट हाइड्रोकार्बन चेन, नॉन लीनियर साइड चेन। देखो एक तो बात, जब हम बात करते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड और नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड की, तो इस क्वेश्चन को हम एक्यूरेटली नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम बात करेंगे। देखो जो फैटी एसिड होता है, फैटी एसिड में क्या है, जो फैटी एसाइल चेन होती हैं, फैटी एसाइल चेन दो टाइप से हो सकती हैं। लीनियर फैटी कार्बन की लीनियर चेन होती है, ठीक है। जब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, जब यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है तो वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। जब फैटी एसाइल चेन में या फैटी एसिड चेन में डबल बॉन्ड होता है तो कौन सा होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और जब सिंगल बॉन्ड होता है तो कैसा होता है, वो सैचुरेटेड फैटी एसिड। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड का टेम्परेचर मोस्टली हाई होता है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट उसका हाई इसलिए होता है क्योंकि ये क्लोज कॉम्प्लेक्स या कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, जिससे क्या होता है, इनके पास वांडरवाल रेडियाइज होती हैं या वांडरवाल फोर्सेस होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं, जिससे इनका टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। यहाँ पर इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, इनको डिस्टर्ब करने में ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, ठीक है। तो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज नॉट रिलेटेड टू द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। देखो भाई, हम बात करते हैं कि जैसे जब हमने फैटी एसाइल चेन की बात की, कार्बन की होती है, यहाँ पर जितने ज़्यादा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होंगे, ठीक है, उतनी ज़्यादा दो फैटी एसाइल चेन के बीच, जैसे मान लो यहाँ पर ये ग्लिसरॉल है, अब ग्लिसरॉल में जैसे ये ग्लिसरॉल है, ये हमारा क्या है, ग्लिसरॉल है। अब ग्लिसरॉल के ऊपर दो फैटी एसाइल चेन लगी हैं, ठीक है। या दूसरे वे में हम समझाने की कोशिश करें तो ऐसे समझो, जैसे कि मान लो यहाँ पर ये ग्लिसरॉल है और ग्लिसरॉल से दो फैटी एसिड चेन जुड़ी हुई हैं, ठीक है। ठीक, अब यहां पर मान लो एक सिंगल डबल बॉन्ड है, ठीक। अब सिंगल डबल बॉन्ड है, तो अगर वो सिंगल डबल बॉन्ड है तो सिर्फ एक किंक हो रही है। अगर एक किंक होगी तो दैट मीन्स, अगर मान लो यहाँ पर दो डबल बॉन्ड होते तो दो किंक होती, तो दो किंक और एक किंक में ज़्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज कौन होगा, जिसमें सिर्फ एक किंक होगी। किंक एक जिसमें जनरेट होगी उसमें क्या होगा, कॉम्पैक्टली अरेंज होगा एज कंपेरिजन टू डबल किंक, क्योंकि अगर डबल जो डबल हमारे बॉन्ड है उसमें ज़्यादा किंक आएंगी, और जब किंक आएंगी तो कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं हो पाएंगे, और वंडरवाल रेडियाई की तरह वंडरवाल फोर्सेस भी वहां पर नहीं बन पाएंगे सही से, ठीक। तो अब होता क्या है, यहाँ पर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में भी दो चीजें काम करती हैं। जो डबल बॉन्ड है वो सिस फॉर्म में बन रहे हैं या ट्रांसफॉर्म में बन रहे हैं, सिस फॉर्म में बन रहे हैं या ट्रांसफॉर्म में बन रहे हैं। जो सिस फॉर्म में होते हैं वो एज कंपेरिजन टू ट्रांसफॉर्म ज्यादा डिस्टर्बिंग क्रिएट करते हैं, मतलब कि उसमें किंक ज्यादा क्रिएट होती है, किसमें, जब डबल बॉन्ड सिस फॉर्म में होता है। और जब किंक ज्यादा क्रिएट होगी तो वो मतलब लो टेम्परेचर पर ही क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। उसके लिए बहुत कम टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी, कब, जब सिस फॉर्म में डबल बॉन्ड होंगे। जब ट्रांस फॉर्म में होंगे तो एज कंपेरिजन टू सिस, ट्रांस में टेम्परेचर या मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स से मेल्टिंग पॉइंट्स डिपेंड करता है या रिलेटेड है, तो ये ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे बात करेंगे ऑप्शन बी की, इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस इन द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, नहीं, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा किंक क्रिएट होगी, उतनी ज़्यादा जब किंक क्रिएट होगी तो वो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर उतना ही घटता चला जाएगा, ठीक। इसके बाद व्हाट आर सी इज हायर देन
दैट ऑफ इट्स कॉरस्पेंडिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड, नहीं, जो उसका फैटी एसिड, जैसे मान लो अगर कोई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कार्बन 12 का है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन 12 है, तो दैट मीन जब अनसैचुरेटेड वहां पे डबल बॉन्ड होगा, और वहीं सैचुरेटेड फैटी एसिड है कार्बन 12 का जिसमें कार्बन नंबर 12 है, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर किस में लगेगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड का होगा। क्यों होगा, क्योंकि वहां पर डबल बॉन्ड नहीं है, तो वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे, ठीक। इसके बाद ऑप्शन डी, डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, यही बात हम इतनी देर से समझा रहे हैं, हम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जब बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, तो ऑप्शन 6 डी राइट, ठीक। मैच द विटामिन इन ग्रुप फर्स्ट विद द डिफिशियंसी डिसऑर्डर लिस्टेड इन ग्रुप सेकेंड, तो ग्रुप फर्स्ट जैसे थियामीन है, थियामीन हमारी कौन सी, विटामिन B1, इससे क्या होता है, वेरी वेरी रोग, ठीक। कोलियोकैल्सिफेरॉल, कोलियोकैल्सिफेरॉल जो है रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से, इस ये विटामिन डी है कोलियोकैल्सिफेरॉल जिससे रिकेट्स होता है। नियासिन विटामिन B3 जिससे क्या होता है, प्लेग्रा होता है। साइनोकोबालामाइन इससे होता है पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया। तो इसका देखो ऑप्शन बी में मिल रहे हैं, पी का चौथा, क्यू का तीसरा, आर का दूसरा, एस का पहला, ऑप्शन बी इज राइट। वहीं अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 8 की, मैच द इंटर इन ग्रुप फर्स्ट विद दोज इन ग्रुप सेकेंड, जैसे कि प्रोलीन, प्रोलीन क्या है, एक साइक्लिक अमाइनो एसिड है जिसमें सेकेंडरी अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रोलीन क्या है, एक साइक्लिक अमाइनो एसिड है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। वहीं जब हम बात करते हैं ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन जब तुम हार्मोन्स पढ़ते हो इनके एनिमल फिजियोलॉजी में, तो वहां पर देखते हो कि ये पेप्टाइडल हार्मोन्स होता है, ये पेप्टाइडल हार्मोन्स है। एस्पार्टिम जो एस्पार्टेट होता है, या एस्पार्टिम जो भी होता है वो होता है आर्टिफिशियल स्वीटनर, क्या होता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर। वहीं जब बात करते हैं पेनिसिलिन की, पेनिसिलिन में होती है बीटा लैक्टम रिंग, बीटा लैक्टम रिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्रोलीन का हो गया साइक्लिक, तो पी का दूसरा किस में मिल रहा है, इसमें क्या होता है, हम क्वेश्चन को पहले वो ऑप्शन जो नहीं मिलते, जैसे यहाँ पर पी का दूसरा नहीं मिल रहा, यहाँ पर नहीं मिल रहा, तो इनको निगलेक्ट कर दो, ये तो होंगे नहीं बी और सी में से, तो हमारा होगा ए या बी में से, ये या डी में से। अब दूसरा देख लो ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हम जब देखते हैं तो हमारा पता लग गया कि ये पेप्टाइड हार्मोन्स है, तो क्यू का हमारा चौथा, अब क्यू का चौथा किस में दे रखा है, ए वाले में दे रखा है, यहीं से क्लियर हो गया, आंसर हमारा ए होगा, लेकिन हमें फिर भी मिला एस्पार्टिम, एस्पार्टिम आर्टिफिशियल स्वीटनर है, तो आर का पहला हो गया, पेनिसिलिन बीटा लैक्टम तीसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देखो पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन अमाइनो एसिड, भाई जब पेप्टाइड बॉन्ड अमाइनो एसिड के बीच बनता है, जैसे सी अल्फा, सी डबल बॉन्ड ओ एच, NH3 पॉजिटिव एच आर, अब जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो बनता है, यहाँ पे बनता है पेप्टाइड बॉन्ड सी अल्फा, सी डबल बॉन्ड ओ एच एच आर, अब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो इनके बीच बनेगा, तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या बनता है, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, ये हमारा क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है दो अमीनो एसिड के बीच। तो पेप्टाइड बॉन्ड तो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर में ही बनता है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो हमारा साल्ट ब्रिज बिटवीन चार्ज अमीनो एसिड ये भी नहीं रिस्पॉन्सिबल है, डाइसल्फाइड ब्रिज बिटवीन सिस्टीन रेसिड्यूज ये भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए बोल सकते हो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये टर्सरी स्ट्रक्चर में भी तो बन सकता है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, वो है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द सी डबल बॉन्ड ओ एंड NH ग्रुप। सी डबल बॉन्ड ओ और NH ग्रुप के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो हमारा डिसाइड करता है क्या, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट है। अ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ सर्टेन प्रोटीन इज फाउंड टू अ सेरीन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, ग्लाइसिन, द सीक्वेंस इज मोस्ट प्रोबेबली पार्ट ऑफ अ, देखो अल्फा हेलिक्स तो होगा नहीं इसका, क्योंकि जब हम बात करते हैं प्रोपेंसिटी की, प्रोपेंसिटी जो होती है वो ग्लाइसिन की बहुत ज़्यादा होती है, तो वो अल्फा हेलिक्स को डिस्टर्ब करता है, ठीक है। प्रोलीन या ग्लाइसिन की जब बात करते हैं तो ये अल्फा हेलिक्स को डिस्टर्ब करते हैं।
बीटा टर्न में बोल सकते हैं, लेकिन क्या है यहाँ पर बीटा टर्न राइट आंसर है। हो सकता है कि एंटीपैरेलल बीटा सीट में भी ग्लाइसिन पाई जा रही है या प्रोलीन पाई जा रही है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर जो सीक्वेंस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर हमारा होगा बीटा टर्न। बीटा टर्न में ग्लाइसिन प्रोलीन ग्लाइसिन प्रेजेंट होता है सीक्वेंस, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगली वीडियो में हम और बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, इसके बाद अदर टॉपिक पकड़ूंगा। ये मोस्ट प्रोबेबली है कि इन्हीं कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन तुम्हारे CUT PG के एग्जाम में बनेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।